नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प और बड़े विषय को आसान भाषा में समझते हैं। तो आज हम इतिहास की सबसे हैरान कर देने वाली कहानियों में से एक को समझने की कोशिश करेंगे। सवाल ये है कि आखिर कैसे कैसे एक मुनाफा कमाने वाली कंपनी जो सिर्फ व्यापारियों का एक झुंड थी, देखते देखते पूरे के पूरे उपमहाद्वीप की मालिक बन बैठी। तो देखिए, ये कहानी शुरू होती है 15वीं सदी से। उस जमाने में ना यूरोप में एक तरह का जुनून था, पूर्वी खजानों का जुनून। मसाले, रेशम, वो सारी चीजें जो किसी को भी रातों रात अमीर बना सकती थी। अब हुआ ये कि 1453 में जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ तो जमीन से व्यापार के जो पुराने रास्ते थे वो हो गए बंद। तो अब यूरोप की ताकतों के लिए तक भारत तक पहुंचने का एक नया समुद्री रास्ता खोजना, भाई वो अब कोई चॉइस नहीं थी, वो एक मजबूरी बन गई थी। और जब वो रास्ता मिला तो ये कोई शांति से आना जाना नहीं था। नहीं, ये तो एक दौड़ बन गई, एक रेस जिसका फिनिश लाइन था भारत का बाजार। यहाँ देखिए, सबसे पहले पुर्तगाली आए, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। उनके पीछे पीछे डच, फिर अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी भी आ गए। हर कोई भारत के व्यापार का एक टुकड़ा चाहता था। और देखते ही देखते ये बाजार बहुत भीड़-भाड़ वाला और तनाव से भला बन गया। लेकिन इस पूरी भीड़ में ना असल मुकाबला दो लोगों में था, ब्रिटिश और फ्रांसीसी। और दोनों में एक बहुत बड़ा बुनियादी फर्क था जो आगे चलकर सब कुछ तय करने वाला था। एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बिल्कुल एक प्राइवेट बिजनेस की तरह, तेज, आज़ाद और मुनाफे के लिए कुछ भी करने को तैयार। और दूसरी तरफ थी फ्रांसीसी कंपनी, जो कि सरकारी थी, मतलब हर छोटे बड़े फैसले के लिए उन्हें पेरिस से इजाज़त लेनी पड़ती थी। और बहुत जल्द बाजार में मुनाफे की ये लड़ाई कर्नाटक के मैदानों में एक खूनी जंग में बदल गई। अब बात सिर्फ व्यापार की नहीं रही थी, अब ये लड़ाई थी दबदबे की, वर्चस्व की। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये जो यूरोपीय कंपनियां थीं, ये किसी मजबूत और एकजुट भारत में नहीं आई थीं। नहीं, वो एक ऐसे भारत में पहुंची थीं जो अंदर ही अंदर टूट रहा था, बिखर रहा था। और इसी बिखराव में उन्हें अपना सबसे बड़ा मौका नजर आया। देखिए, जो कभी एक बहुत ताकतवर मुगल साम्राज्य हुआ करता था, वो अब कमजोर पड़ रहा था। 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद दिल्ली की गद्दी पर कोई मजबूत बादशाह बचा ही नहीं। जो सूबेदार थे, गवर्नर थे, वो सब खुद को आजाद राजा घोषित करने लगे थे। तो इससे हुआ ये कि एक पावर वैक्यूम, यानी सत्ता का एक खालीपन पैदा हो गया, जिसे भरने के लिए ये सब छोटे छोटे शासक आपस में ही लड़ने लगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी एक चालाक और ऑर्गेनाइज्ड पावर के लिए ये बिखराव किसी सुनहरे मौके से कम नहीं था। उन्होंने बस इसी अंदरूनी लड़ाई का फायदा उठाया, एक को दूसरे से लड़ाया और खुद के लिए रास्ता बनाते चले गए। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। कंपनी का व्यापारी से शासक बनने का ये जो सफर है, इसकी असली शुरुआत हुई भारत के सबसे अमीर सूबे बंगाल से। बंगाल में ये टकराव असल में दो लोगों की इच्छा शक्ति का टकराव था। एक तरफ थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, जो कंपनी की बढ़ती हुई ताकत पर लगाम लगाना चाहते थे, और दूसरी तरफ था कंपनी का एक बहुत ही शातिर और महत्वाकांक्षी अफसर रॉबर्ट क्लाइव, जिसकी नज़रों में राजनीतिक उथल-पुथल दरअसल एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी। और इसी के बाद हुई प्लासी की तथाकथित लड़ाई। मैं तथाकथित इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कोई लड़ाई थी ही नहीं, ये तो एक साजिश थी, एक धोखा था। देखिए हुआ क्या। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर के साथ एक सीक्रेट डील की। उससे वादा किया कि अगर वो नवाब को धोखा देगा तो उसे बंगाल का अगला नवाब बना दिया जाएगा। और बस, युद्ध के मैदान में मीर जाफर की सेना चुपचाप खड़ी रही, वो लड़ी ही नहीं। सिराजुद्दौला की हार तय थी। और इस धोखे की कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए। ये वो रकम थी जो मीर जाफर ने नवाब बनने के बाद कंपनी को चुकाई। और ये तो बस शुरुआत थी। यहाँ से बंगाल के खजाने की एक ऐसी लूट शुरू हुई जिसने कंपनी को तो मालामाल कर दिया, लेकिन भारत के लिए गरीबी का रास्ता खोल दिया। अगर प्लासी एक धोखा था, तो उसके कुछ साल बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई वो एक असली और निर्णायक सैन्य जीत थी। इस बार कंपनी के सामने सिर्फ बंगाल का नवाब नहीं था, इस बार उनके सामने थी एक मिलीजुली सेना, जिसमें अवध के नवाब और खुद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी शामिल थे। और कंपनी ने उन्हें हरा दिया।
अब ये बात साफ हो चुकी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बन चुकी थी। और इस जीत का इनाम क्या मिला? दीवानी। ये एक फारसी शब्द है जिसका मतलब है टैक्स यानी लगान वसूलने का अधिकार। तो मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। ये एक असली गेम चेंजर था। मतलब अब कंपनी को अपनी फौज और अपने विस्तार के लिए ब्रिटेन से पैसा मंगाने की कोई जरूरत नहीं थी। वो भारत के ही पैसे से भारत को जीतने वाली थी। तो अब कंपनी के पास था बंगाल का बेशुमार पैसा, और इस पैसे से उन्होंने खड़ी की एक बहुत बड़ी और ताकतवर सेना। और फिर इस सेना का इस्तेमाल उन्होंने हिंदुस्तान में अपने बचे खुचे दुश्मनों को एक एक करके रास्ते से हटाने के लिए किया। दक्षिण भारत में उन्हें एक बहुत बड़ी चुनौती मिली मैसूर से, जहां हैदर अली और उनके बेटे टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 4 युद्ध हुए और आखिरकार 1799 में अपने किले श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मौत के साथ ये चुनौती भी खत्म हो गई। अब भारत में आखिरी बड़ी ताकत बचे थे मराठा। वो एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली परिसंघ थे, लेकिन अंग्रेजों ने यहां भी अपनी सबसे पुरानी चाल चली, फूट डालो और राज करो। उन्होंने मराठा सरदारों की आपसी दुश्मनी का फायदा उठाया और 3 युद्धों के बाद मराठा शक्ति को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया। और इस पूरी जीत में उनका सबसे कारगर हथियार कोई तोप या तलवार नहीं थी, वो था एक कागज का टुकड़ा, एक संधि जिसे कहते थे सहायक संधि। ये एक बहुत ही चालाकी से बिछाया गया जाल था। इसमें भारतीय राजाओं से कहा जाता था कि कंपनी उनकी रक्षा करेगी, बस उन्हें अपनी रियासत में एक ब्रिटिश सेना रखनी होगी और उसका पूरा खर्च उठाना होगा। नतीजा, राजा अपनी आज़ादी खो बैठते थे। तो नतीजा क्या निकला? प्लासी की लड़ाई के महज 60 साल के अंदर, सिर्फ 60 साल में, वो कंपनी जो यहाँ मसाले बेचने आई थी, अब वो पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की बेताज बादशाह बन चुकी थी। इतिहास में शायद ही कोई और मिसाल होगी जहां इतनी तेजी से इतनी बड़ी ताकत हासिल की गई हो। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है कि क्या ये सब बस एक हादसा था? क्या एक व्यापारिक कंपनी गलती से एक साम्राज्य की मालिक बन गई, या फिर मुनाफे की भूख का अंजाम हमेशा ताकत की भूख ही होता है? ये एक सोचने वाली बात है।